इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करें। केंद्रीय बजट में गरीबों को बड़ी राहत मिली है। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय बजट में गरीबों को बड़ी राहत मिली है। अब 1 साल तक फ्री राशन दिया जाएगा। उत्तराखंड के 61 लाख लोगों को फ्री राशन मिलेगा। 12 लाख से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। प्रदेश में अंत्योदय योजना के 1.84 लाख कार्ड धारक हैं। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया, जिसमें गरीबों को देखिए बड़ी राहत दी गई है। अब 1 साल तक फ्री राशन दिया जाएगा। उत्तराखंड के लगभग 61 लाख लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। 12 लाख से अधिक परिवार आप कह सकते हैं जिन्हें लाभ मिलेगा। हमारे साथ सहयोगी हितेश जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए कल वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट पेश किया और उत्तराखंड में 12 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गरीबों को फ्री राशन देने की बात कही गई है 1 साल के लिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कल बजट पेश हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से खाद्य विभाग है वहां पर केंद्र द्वारा उत्तराखंड के जो अधिकारी उनको भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया है, क्योंकि 1 साल तक जो राशन अब मिलने वाला है वो सुचारू रूप से जारी रहेगा। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, तो उसी के लिहाज से जो 1 साल तक की ये राशन बढ़ाने की बात इसमें यहाँ पर कही है। तो इसमें 61 लाख जो परिवार हैं वो उत्तराखंड के अंदर हैं। उसमें से 21 लाख परिवार जिनको पिछले सुचारू रूप से कई सालों से जो कि कोरोना के टाइम से जो लगातार लाभ उनको मिल रहा था, वो भी आगे अब सुनिश्चित कर दिया गया है। 1 साल तक लगातार उनको सुचारू रूप से अब खाद्य विभाग की तरफ से जो राशन है वो मिलता रहे। जी बिल्कुल हितेश, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आम बजट की सराहना की, लेकिन इस बीच आपको दिखाते हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं। रखने वाले उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो, या नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नेतृत्व में कमेटी बनाकर इसको इंक्वायरी कराइए और डे टू डे रिपोर्ट बाहर करते जाइए। यही हमारा डिमांड है, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। और सारे पार्टी के नेता लोग भी हमारे साथ है, वो भी 1-1 मिनट अपनी बात रखेंगे। आप उनका भी जरा सन से, आपको तो सहनशीलता है, फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनकी बात भी सुने। थैंक यू। राम गोपाल यादव जी, समाजवादी पार्टी से। ये माननीय खड़गे साहब ने जो कहा है उससे समाजवादी पार्टी पूरी तरह सहमत है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में जिनके पैसे बैंकों में जमा हैं या LIC की पॉलिसी जिनके पास हैं और अन्य वित्तीय संस्थाओं में पैसे जिनके हैं, उन लोगों में दहशत पैदा हो गई है। आप आश्चर्य करेंगे कि जिला स्तर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसी प्रतिष्ठित बैंकें, जो लोग अपना पैसा निकालने जा रहे हैं उनको ये कह के लौटा रहे हैं कि पैसा अभी नहीं है, शाम को आना, 2 बजे आना। ये स्थिति हो गई है। पूरा देश जिनका पैसा, अभी तक लोग यही तो समझते थे कि बैंक में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, न वहाँ डकैती पड़ सकती है न कोई छीन सकता है, लेकिन ये तो सारे देश के लोगों की जेब पे डकैती पड़ गई सीधी, और पड़ने वाली है। इसलिए जो हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ तमाम लोग ये कहेंगे संसद में 1 मिनट का इतना पैसा खर्च होता है, लोग टाइम बर्बाद कर रहे हैं। हम तो पूरे देश के लोगों के लड़ रहे हैं, पूरे लोग, और उनके लड़ने के लिए हम लोगों के लड़ने से अगर जनहित में कुछ गवर्नमेंट को फैसला लेने के लिए विवश होना पड़ सकता है तो वो करेंगे ही। नौ पार्टियों ने आज एडजमेंट मोशन दिया है राज्यसभा में, इसी तरीके से लोकसभा में देना हुआ। हम सब लोग सहमत है
जो करगे साहब एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन कहते हैं, स्पिरिट वही है हर पार्ट में। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि चेयरमैन साहब उठ के आज बोलते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट आज ही नहीं, दूसरे चेयरमैन भी यही बोलना शुरू करे कि आपका नोटिस ऑर्डर में नहीं है, कोई प्रोफार्मा नहीं है। एज फार एज एडजमेंट मोशन इज कंसर्न देयर इज नो प्रोफार्मा एट ऑल। अगर तब प्रोफार्मा नहीं है तो ऑर्डर वो दीजिए, हम पढ़ने को तैयार है, सीखने को तैयार है। ऑर्डर वो नहीं बताते कि ऑर्डर क्या चीज़ होती है, तो वो ऑर्डर नहीं है। इसके लिए मेरा ऑब्जेक्शन रजिस्टर कर रहा हूँ थ्रू यू के इन द ऑब्सेंस ऑफ एनीथिंग प्रोफार्मा यू कांट टीच अस एज टू व्हाट इज एन ऑर्डर ऑफ द रिपोर्ट। वन बात। दूसरी बात ये है कि ये देखिए, हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जो थी लोकसभा की वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस बीच विजय चौक पर लगातार विपक्ष जो है हंगामा कर रहा है। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर सरकार का घेराव किया जा रहा है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आम बजट की जमकर सराहना की। उनका कहना है कि मोदी सरकार ने एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है, इसके माध्यम से हर वर्ग को लाभ पहुंचाया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए कर छूट की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया, जो कि ऐतिहासिक है। उनका कहना है कि मोदी सरकार का यह बजट अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने में काफी मदद करेगा। आप 5 लाख तक का जो सीमा थी जिसमें कोई कर नहीं देना पड़ता था, अब उसे 7 लाख रुपए किया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी 5 लाख से 7 लाख रुपए इसका जो है सीमा बढ़ाई जाएगी। और अन्य स्लैब्स भी उन्होंने 5 किए हैं, पहले की अपेक्षा कम किए हैं, तो उससे सब वर्गों को एक फ़ायदा इसमें होने वाला होगा। और मुझे तो कहना है कि ये एक राहत वाला बजट है, एक ऐसे टाइम पे कि जब हम लोग पूरे देश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो एक मंत्र लेके सरकार चलती है, सबका साथ सबका विकास, उसी मूल मंत्र के साथ ये बजट पेश किया। हमारे साथ सहयोगी हितेश जुड़ रहे हैं। हितेश, देखिए बजट को लेकर एक चीज तो स्पष्ट है, सरकार जमकर इसकी सराहना कर रही है, तो विपक्ष लगातार घेराव कर रहा है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, या फिर रोजगार को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो। लेकिन सरकार लगातार सराहना कर रही है और प्रदेश के वित्त मंत्री ने भी आम बजट की खूब सराहना की है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि कृषि प्रधान देश किसानों के लिए क्या किया है, लेकिन लगातार जिस तरीके से कल बजट हमने देखा और बजट में जो चीजें सामने निकल कर आई, उसमें कहीं ना कहीं जो चीजें हैं, जो कर में जो छूट दी गई है, कहीं ना कहीं उत्तराखंड का जो सरकार है, जो इसके कैबिनेट मंत्री है प्रेमचंद अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर इसकी सराहना की। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में यह सब चीजें मील का पत्थर साबित होगी। कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर जो बेरोजगारी है वो भी कहीं ना कहीं खत्म होगी, उसके लिए भी नया रोड मैप यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से कांग्रेस इनकी बातों को जुमला बता रही है और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चीज कांग्रेस के अंदर है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से बजट में काफी सारी चीजें छोटी है, कहीं ना कहीं उन चीजों को सड़कों पर उतरकर आंदोलन के माध्यम से उन्हें सबके सामने लाई जाए। जी बिल्कुल, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। वहीं देहरादून में केंद्र सरकार के आम बजट को आम आदमी पार्टी ने निराशाजनक बताया। आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र सिंह आनंद ने केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि ये देश किसानों का है और आज भी लगभग 75% लोग गांव में रहते हैं, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि आज जो बजट पेश किया गया उसमें किसानों की अनदेखी की गई। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार किसानों पर अत्याचार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने इस बजट में युवाओं और गृहिणियों के लिए कुछ भी ना होने पर चिंता व्यक्त की। कि ये जो आम बजट पेश किया गया है आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा, देखिए इसमें हमारे साफ कहना है कि यह बजट निराशाजनक है, क्योंकि इसमें कहीं भी किसानों को लेकर के कुछ नहीं दिया गया। जब हम भारतवर्ष की बात करते हैं तो किसानों की बात होती है, क्योंकि ये किसानों का देश है, लेकिन इसमें कहीं भी किसानों को कोई भी राहत नहीं दी गई, किसानों के लिए कोई चर्चा नहीं की गई। ये बहुत
निराशाजनक है। साथ ही युवाओं के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है, गृहिणियों के लिए कुछ नहीं है, जो लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उसके लिए कुछ नहीं है। हाँ, अगर कुछ खास है तो वो उद्योगपतियों के लिए है, पूंजीपतियों के लिए है। वहीं रुड़की के कोर कॉलेज में 23वीं मार्शल आर्ट राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। खेल मंत्री रेखा आर्या ने विधिवत रूप से दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में 20 राज्य से लगभग 450 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बता दें कि प्रतियोगिता उद्घाटन के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया और ऐसे में मुख्य अतिथि खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खेलों को लेकर सरकार बहुत गंभीर है। ओलंपिक पैरालंपिक विजेता खिलाड़ियों को सरकार ने 1.5 से 2 करोड़ की धनराशि दी है। सरकार ग्रामीण बच्चों को भी खेल के लिए प्रोत्साहित कर रही है। रुड़की आने का अवसर प्राप्त हुआ और यहाँ पर जो है आज मार्शल आर्ट को लेकर एक प्रतियोगिता यहाँ पर की जा रही है, जहाँ पर सभी छात्र छात्राएँ जो हैं प्रतिभाग करने जा रहे हैं। तो मैं उनके उत्साह को बढ़ाने और सरकार किस प्रकार से उनके लिए काम कर रही है, इस बात की चर्चा उनके साथ में करने के लिए यहाँ पर आज आई हुई हूँ। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मार्शल आर्ट अपने आप में एक बहुत बेहतरीन कला है, जिसके माध्यम से हम अपनी आत्मरक्षा का जो प्रशिक्षण जो है वो स्वयं में प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छा हुनर भी है और प्रतियोगिताओं के माध्यम से निश्चित रूप से इसमें चैंपियन बनने का भी मौका मिलता है और निश्चित रूप से अपने प्रदेश का और देश का नाम रोशन करने का अवसर भी मिलता है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए, खेलो इंडिया को लेकर लगातार जो केंद्र सरकार है वो इसे आगे बढ़ाती रहती है और इसी क्रम में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का, उसमें खेल मंत्री ने भी यही कहा कि खेलों को लेकर लगातार प्रदेश सरकार जो है वो अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करती आई है। चालू लगातार ही उत्तराखंड सरकार खेल में लगातार बढ़ावा कर रही है। हालांकि जिस तरह से खिलाड़ियों की प्रतिभा है, उत्तराखंड के खिलाड़ी यही का ही नहीं, उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इसी क्रम में लगातार जो खेल विभाग मंत्री है रेखा आर्या, वो लगातार ही खिलाड़ियों के बीच जाकर उनका उत्साहवर्धन कर रही है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रुड़की के कोर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, यहाँ पर भी जो खिलाड़ी है उनका सम्मान किया गया, उनका उत्साहवर्धन किया गया। हालांकि इसी को लेकर लगातार ही रेखा आर्या का कहना है कि साफ तौर पर खेल जगत को लगातार ही बढ़ावा दिया जाएगा और जिस तरह से बच्चों की प्रतिभा है उन्हें कहीं ना कहीं सरकार हर संभव मदद की जाएगी। चारुल, बिल्कुल बने रहिए संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबर रुड़की से है, जहां बिजली विभाग के कार्यालय पर बिजली चेकिंग में भेदभाव और गलत तरह से कार्रवाई करने के आरोप में सैकड़ों किसान धरने पर बैठ गए। इस दौरान किसानों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि बिजली विभाग के पास लाइनमैन की कोई व्यवस्था नहीं है और जब इसकी शिकायत अधिकारियों से की जाती है तो अधिकारी लाइनमैन ना होने की बात कहकर पल्ला झाड़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि छापेमारी में भी सिर्फ एक वर्ग विशेष और एक क्षेत्र विशेष को ही टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद अधीक्षण अभियंता अमित कुमार ने कहा कि किसानों ने उन्हें समस्याओं से अवगत कराया है। जल्द ही किसानों के साथ बैठकर वार्तालाप की जाएगी और जो भी उनकी समस्याएं हैं उनके निस्तारण के लिए प्रयास किए जाएंगे। जब तक दुखी किसान रहेगा, उत्तराखंड किसान मोर्चा, विजिलेंस के नाम के पर एक अलग तरीके की छापेमारी चल रही है। विजिलेंस के कर्मचारी अधिकारी जो भी छापेमारी मांगो वो मकान के अंदर तक जाते नहीं, बाहर खड़े होकर और पता करके उसका नाम और नाम लिख कर ले जा। उसके बाद 1 दिन या 2 दिन के बाद अपने कार्यालय बैठकर ऊल जुलूल उस पर भर दें। किसी के घर में एसी नहीं है तो एसी भी भर देंगे, किसी घर फ्रिज नहीं फ्रिज भी भर देंगे। उन्होंने 5-7 चीज़ों के नाम देख लिए, एसी, कूलर, फ्रिज, पंखे, वह सब पर भरने, वो उन्होंने कॉमन कर दिया। तो हमारा कहना यह है कि जब विजिलेंस चेकिंग जिसके घर पर कर रही ना, उसके घर के अंदर जाकर देखकर जिसके घर जो सामान है वहीं की वहीं चेकिंग रिपोर्ट वहीं की वहीं भरी जा।
उसी घर के अंदर जाएगा, खड़े होकर वहीं की वहीं चेकिंग रिपोर्ट भरो और मकान मालिक भी सामने होगा। कल के दिन ये नहीं कह सकते कि भाई ये सामान इसके पास था या ये नहीं था। इनके पास कोई वीडियोग्राफी नहीं होती, कुछ नहीं होता, उल जुलूल लोड भर कर चले जाए और कोई सुनवाई उसके खिलाफ द्वारा कुछ समस्याओं को इंगित करा गया है, तो मैंने बात के लिए बुलाया हुआ है। जो समस्या होंगी उनको बातचीत होगी और जो भी समस्या उनका निराकरण किया जाएगा। विजिलेंस की टीम में उसका जो है शिकायतें प्राप्त होती हैं तो देहरादून हेडक्वार्टर से ही वो आती हैं, उनका कंट्रोल मेरे पास नहीं है। ठीक है, विजिलेंस की टीम को जो शिकायत मिलती है तो उस हिसाब से वो छापे डालती है। असेसमेंट वगैरह की बात है तो वो जो जितना लोड वगैरह चेकिंग भरी जाती है उस हिसाब से नियम के अनुसार से असेसमेंट किया जाता है एक्शन के द्वारा कंसर्न। क्योंकि विजिलेंस की टीम आती है तो पूरी टीम होती है, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, तो इसलिए भेदभाव का आरोप लगाना तो ये बात ठीक नहीं है। क्योंकि विजिलेंस की टीम आती है, क्योंकि काफ़ी लंबे स्तर पर चोरियाँ पकड़ी गई हैं। क्योंकि आपको मालूम है एक दिन में 110 पकड़ी गई, एक दिन में 50, इस सुबह के टाइम पे नहीं ऐसा नहीं है। विजिलेंस आती है तो एक ही जगह नहीं हो रही, डिफरेंट लोकेशन पर आती है और उस हिसाब से चेकिंग होती है। हमारे साथ सहयोगी संजय पुंडीर बने हुए हैं। संजय, देखिए किसान अक्सर बिजली विभाग से नाराज रहते हैं और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि तमाम मांगों को लेकर किसान जो हैं बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चारों में हरिद्वार के रुड़की का मामला है, जहां पर विद्युत विभाग के कार्यालय पर सैकड़ों किसानों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से लगातार ही विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं वो लगातार जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं, ये कतई भी बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि विजिलेंस के नाम पर बीते दिनों लगातार ही लोगों के घरों में जाकर कार्रवाई की है। इससे कहीं ना कहीं किसान ही नहीं, जो आम जनता भी पूरी तरह परेशान है। हालांकि इनका यह कहना है कि अगर विद्युत विभाग की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो पूरी तरह चरमराई हुई है। जब किसी भी गांव से विद्युत विभाग कार्यालय में फोन किया जाता है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि स्टाफ की कमी है। ऐसे में लगातार ही छापेमारी को लेकर भी लगातार जो किसान है वो पूरी तरह परेशान है। हालांकि इनका साफ तौर पर कहना है अगर इनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की जाएगी तो किसान जमकर विरोध किएगा। हालांकि यही नहीं, देहरादून जाकर भी लगातार घेराव करने का काम करेगा। चारुल, संजय, ये समझना चाहेंगे कि फिलहाल बिजली विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि आरोप बहुत सारे लग रहे हैं अब किसानों की तरफ से। लगातार भी जो विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो किसानों की समस्या है, जिस तरह से किसान लगातार आरोप लगा रहे हैं, इन सब बातों को लेकर चर्चा की जाएगी। जिस तरह से कई दिनों से इनकी समस्या भी है उस पर भी लगातार यहाँ पर बैठक की जाएगी। बैठक के बाद ही किस तरह से इनका समाधान होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन साफ तौर पर किसान यहाँ बेहद परेशान दिखाई दे रहा है। चारुल, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं रुड़की सिविल अस्पताल के रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीष दत्त को सीएमओ पद पर प्रमोशन होने से अस्पताल में पिछले 3 दिनों से अल्ट्रासाउंड नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में शहर और देहात इलाकों से आने वाली गर्भवती महिलाओं को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल में इस तरह की कोई सूचना भी नहीं लगाई गई जिससे अल्ट्रासाउंड होने या ना होने की जानकारी मिल सके। अस्पताल प्रबंधन भी इस मामले से पूरी तरह से बेखबर है। बताते चले कि रुड़की सिविल अस्पताल में मात्र एक रेडियोलॉजिस्ट थे जो हरिद्वार में अल्ट्रासाउंड करते थे, लेकिन अब उन्हें सीएमओ पद की जिम्मेदारी मिल गई है। इसीलिए मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अस्पताल के सीएमएस संजय कंसल का कहना है कि अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के नहीं होने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारे में उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। जल्द ही रेडियोलॉजिस्ट की तैनाती की जाएगी ताकि मरीजों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो मरीज जो हमारे रेडियोलॉजिस्ट थे, हफ्ते में 3 दिन यहाँ आते थे, तो उसमें सभी चाहे गर्भवती महिला हो या जनरल अल्ट्रासाउंड हो, सभी वो करते थे और मेडिको लीगल के एक्सरे भी उनके द्वारा रिपोर्टिंग की जाती थी। तो थोड़ा सा ये समस्या हमारे सामने हो गई है और इस संबंध में मैंने कल शाम ही महानिदेशक महोदया से फिर मैंने बात करी है फ़ोन पे और उनके द्वारा कहा गया कि जल्दी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अभी तो हमने जो सीएमओ बन के जा रहे हैं उन्हीं से कहेंगे हम कि अपना कोई व्यवस्था वो वही करेंगे। अभी तो फिलहाल 1 आध महीना तो वहाँ से लग जाएगा। जो भी महानिदेशक मैडम ने बोला है कि जल्द ही, भाई रुड़की बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और बहुत अच्छा सा काम यहाँ चल भी रहा है, तो कोई भी व्यवस्था, कोई भी नहीं चाहेगा कि अधिकारी की व्यवस्था पटरी से उतरें, तो उनको द्वारा स्थापित मेरे ख्याल जल्द ही कुछ ना कुछ व्यवस्था कर ली जाएगी।
खबर हरिद्वार से है, जहां नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के मामले में 5 साल से फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस कार्यालय रोशनाबाद में एसपी देहात स्वपन किशोर सिंह ने घटना का खुलासा करते हुए बताया, 5 साल पहले संगरूर का रहने वाला अशरफ के खिलाफ नाबालिग के अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने नाबालिग को बरामद कर लिया, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आ सका था। कोर्ट ने आरोपी को भगोड़ा घोषित करते हुए उसकी तलाशी के आदेश दिए, जिस आरोपी को पंजाब से गिरफ्तार किया गया। एक व्यक्ति के द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिस संबंध में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास जारी थे। न्यायालय की ओर से भी इस संबंध में वारंट जारी किए गए थे। बाद में उसकी संपत्ति भी कुर्क की गई थी 2021 में, और इसी क्रम में लगातार प्रयासों के क्रम में एक सफलता इंस्पेक्टर राजीव राथान निवास कोतवाली भगवानपुर के सफलता हासिल हुई, और उक्त अभियुक्त अशरफ उर्फ रोशनदीप को संगरूर पंजाब से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। उस पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। उल्लेखनीय बात यह है कि वर्तमान में वांछित और इनामी अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में ये हरिद्वार पुलिस की सेंचुरी पूरी हुई है। ये 100वां अभियुक्त इनामी गिरफ्तार किया गया है। वहीं हरिद्वार के बहादुराबाद थाना इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने एक साथ 7 दुकानों के शटर तोड़कर लाखों का सामान चोरी कर लिया। बता दें कि 2 मोटरसाइकिल के जरिए 4 लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना किशनपुर के पास बने मार्केट की है, और ऐसे में एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार का कहना है कि पुलिस को लूट की सूचना मिली, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई और आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला। सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैद हुई है, जिसमें 4 लोग 2 बाइक से आते हुए नजर आते हैं। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसओजी के साथ कई पुलिस की टीम गई है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक सूचना मिली थी कि 7 दुकानों के शटर तोड़े गए हैं, और उस पर फोर्स वहाँ पे मौके पे गई। मैं भी वहाँ पे गया था और सीसीटीवी फुटेज को भी देखा। एक दुकान में सीसीटीवी फुटेज भी है, तो और आसपास के एरिया को भी हम लोग खंगाल रहे हैं। उसमें 4 लोग आए हुए हैं, 2 बाइक से आए और घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा ज्वालापुर और अन्य जगह भी उनकी लोकेशन आ रही है। हमारी एसओजी भी लगी हुई है, ज्वालापुर की पुलिस लगी हुई है, हमारी बहादुराबाद की पुलिस लगी हुई है, पथरी पुलिस को भी लगा रखे हैं। इसमें एसओजी भी लगी हुई है और सभी लोग इसमें कार्य कर रहे हैं। जल्द ही हमें इनपुट भी मिलेगा। कुछ इनपुट्स मिले हैं, उस पर हम लोगों का होमवर्क चल रहा है और जल्द ही इसको हम लोग खुलासा करेंगे। वहीं रुड़की के थाना पिरान कलियर पुलिस ने नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोपी पिता को गिरफ्तार किया। इसके बाद एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कलियर थाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने तहरीर देकर बताया कि उसके पति ने उसकी नाबालिग बेटी, जिसकी उम्र करीब 13 साल है, उसके साथ दुष्कर्म किया और घटना के बाद मौके से फरार हो गया। महिला ने बताया कि उस समय वो घर से बाहर थी। जब बच्ची की मां वापस लौटी तो पीड़िता ने आप बीती बताई। इसके बाद महिला ने पुलिस को तहरीर देकर मामले में कार्रवाई की मांग की। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो समेत अन्य धाराओं में भी मामला दर्ज किया था और उसे गिरफ्तार कर लिया। कलियर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक महिला के द्वारा यह तहरीर दी गई थी कि उसकी पुत्री के साथ उसके ही पति यानी कि पीड़िता के पिता के द्वारा दुष्कर्म की घटना को कारित किया गया है। इस संबंध में तत्काल तहरीर प्राप्त कर अंतर्गत धारा 376 आईपीसी एवं 3, 4, 5, 6 पोक्सो अधिनियम के अभियोग पंजीकृत करते हुए पीड़िता का मेडिकल कराया गया एवं उसके मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 सीआरपीसी के कथन अंकित कराए गए। तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित की गई एवं अंततः अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।